Everyone, in this video I'll discuss 30 objective questions on Robert Browning. Robert Browning is a leading second important Victorian poet after Tennyson. He was born on 7th of May 1812 and died on 12th December 1889. He is mostly known for his dramatic monologues. Let's start with his background and then we'll go through the 30 objective questions. So Robert Browning was born on 7th of May 1812 in Camberwell, England, and he died 1818. By the time he died, he was seen as a sage and philosopher poet. रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो 7 मई 1812 को पैदा हुए थे कैम्बरवेल, इंग्लैंड में, और जब उनकी मृत्यु हुई 1819 में, तब तक उनका रेपुटेशन जो है सेज और फिलोसफर पोएट की तरह हो गया था. हिज मदर सारा एना, शी वॉज एन accomplished pianist and a devout evangelical Christian. सो उनकी मम्मी का नाम था सारा एना एंड शी वॉज, और वो accomplished स्किल्ड पियानो प्लेयर थी. हिज फादर रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज अ बैंक क्लर्क. उसके पापा जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग वो बैंक क्लर्क थे. एंड अलॉन्ग विद इट ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, स्कॉलर, एंटिक्वेरियन एंड कलेक्टर ऑफ बुक एंड पिक्चर्स. बैंक क्लर्क होने के साथ वो एक आर्टिस्ट भी थे, स्कॉलर भी थे, एंटिक्वेरियन भी थे. एंटिक्वेरियन वो होते हैं जो एंटीक चीज़ों को कलेक्ट करते हैं. एंड ही वॉज ऑल्सो द कलेक्टर ऑफ बुक एंड पिक्चर्स. उनकी जो रेयर बुक कलेक्शन थी उसमें 6000 से ज़्यादा वॉल्यूम थी. हिज रेयर बुक कलेक्शन ऑफ मोर देन 6000 वॉल्यूम्स इंक्लूडेड वर्क्स इन ग्रीक, हिब्रू, लैटिन, फ्रेंच, इटालियन एंड स्पेनिश. इतनी लैंग्वेजेस में उनके पास बुक थी. ज़्यादातर ब्राउनिंग का जो एजुकेशन है वो उनके वेल रीड फादर से आता है. मच ऑफ ब्राउनिंग्स एजुकेशन कम फ्रॉम हिज वेल रीड फादर. ये माना जाता है कि वो ऑलरेडी बाय द एज ऑफ 5, जब तक ब्राउनिंग 5 साल के हुए थे, तो वो ऑलरेडी प्रोफिशिएंट थे रीडिंग और राइटिंग में. इट इज बिलीव्ड दैट ही वॉज ऑलरेडी प्रोफिशिएंट एट रीडिंग एंड राइटिंग बाय द एज ऑफ 5. ही वॉज अ ब्राइट एंड एंक्सियस स्टूडेंट. He learned Latin, Greek, French by the time he was 14, and from 14 to 16 he was educated at home, and he was attended by various tutors in music, drawing, dancing, horsemanship. तो 5 साल की एज तक उनको लिखना पढ़ना आ गया था और वो ब्राइट स्टूडेंट थे और उनको लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच आती थी बाय द टाइम ही वॉज 14. और 14 से 16 तक उनकी पढ़ाई जो है वो घर पे ही हुई और अलग अलग ट्यूटर के द्वारा. देन बाय द टाइम ही वॉज 12 years old, जब तक वो 12 साल के हुए, तो उन्होंने एक बायरनिक वर्स मतलब ही रॉट इन द स्टाइल ऑफ बायरन, लॉर्ड बायरन. तो उन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम था इनकॉन्डेटा. इनके पेरेंट्स ने अनसक्सेसफुली अटेम्प्ट किया इसको पब्लिश कराने के लिए, लेकिन ये पब्लिश हो नहीं पाया. एट द एज ऑफ 12 ही रॉट अ वॉल्यूम ऑफ बायरनिक वर्सेस इंटाइटल्ड इनकॉन्डेटा which his parents attempted unsuccessfully to have published. In 1825 उनके एक कज़न ने ब्राउनिंग को एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री गिफ्ट की, पर्सी बेसी शेली की, और ब्राउनिंग जो है इससे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने अपने 13th बर्थडे के लिए पूरा का पूरा कलेक्शन, शैले के वर्क का पूरा कलेक्शन जो है वो मांग लिया. और वो शैले से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो शैले की तरह उन्होंने खुद को वेजिटेरियन डिक्लेयर कर दिया और एथिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया. शैले वॉज बोथ वेजिटेरियन एंड atheist. So in 1825, a cousin gave Browning a collection of Percy Bysshe Shelley's poetry. Browning was so taken with the book that he asked for the rest of Shelley's work for his 13th birthday and declared himself a vegetarian and an atheist in emulation of the poet. Despite this early passion, जो अर्ली पैशन था उनका पोइट्री लिखने का, इसके बावजूद भी उन्होंने एज ऑफ 13 से 20 के बीच में कोई भी पोएम नहीं लिखी. Despite his early passion, he apparently wrote no poems between the age of 13 and 20. In 1828 वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इनरोल हुए, लेकिन बहुत ही जल्दी उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी छोड़ दी बिकॉज ही वॉज एंक्सियस टू रीड एंड लर्न एट हिज ओन प्लेस. देन इन 1833 और 1840 में इन्होंने अपने 2 वर्क को पब्लिश करवाया.
and both of them are seen as failure. In 1833 ब्राउनिंग ने अपने वर्क को एनोनमसली बिना अपना नाम दिए पब्लिश करवाया. दैट वाज हिज फर्स्ट मेजर वर्क, पॉलन. In 1840 he published Sordello. Sordello is widely regarded as a failure. So in 1833 Browning anonymously published his first major published work, Pollen, and in 1840 he published Sordello, which was widely regarded as a failure. He also tried his hand at drama. उन्होंने ड्रामा भी लिखने की कोशिश की, but his plays including Strafford और Which Reigned for Only 5 Nights, जो सिर्फ 5 रात ही सो ही चला, एंड द बेल्स एंड पोमिग्रेनेट सीरीज जो थी वो मोस्ट पार्ट व अनसक्सेसफुल. फिर भी उन्होंने जो टेक्निक डेवलप की थ्रू हिज ड्रामेटिक monologues, especially the diction word he used, the rhythm he used, the symbol he used, is regarded as one of the most important contribution to the poetry. उसके बाद 1844 में he read Elizabeth Barrett's poems. Elizabeth Barrett by then was already an accomplished poet, well-established poet, and जब उन्होंने ब्राउनिंग ने एलिजाबेथ बैरेट हु वाज देन इनवैलिड, वो इनवैलिड थी उस समय, तो जब उन्होंने उनकी पोएम पढ़ी और उनसे कॉरेस्पॉन्ड किया कुछ समय तक, कुछ मंथ तक, और तो वो उससे जाके मिले 1845 में, और 1846 में दोनों ने शादी कर ली अगेंस्ट द विशेस ऑफ बैरेट्स फादर, एलिजाबेथ बैरेट के फादर के विशेस के अगेंस्ट. इसीलिए कपल जो है दे मूव टू पीसा एंड देन टू फ्लोरेंस, जहां पर दे लिव्ड एंड कंटिन्यू टू राइट एंड दे हैड अ सन रॉबर्ट पेन ब्राउनिंग. 1849 में उन्होंने इसी ईयर अपनी कलेक्टेड पोएम्स जो है वो पब्लिश करवाई, और जिस ईयर उन्होंने अपनी कलेक्टेड पोएम पब्लिश करवाई तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने इंस्पायर किया रॉबर्ट ब्राउनिंग को उनका कलेक्शन पब्लिश कराने के लिए, जिसका नाम है मैन एंड विमेन, पब्लिश इन 1855. इट इज़ वन ऑफ हिज मेजर वर्क्स. और ब्राउनिंग जो है बहुत एफेक्शनेटली बोलते थे माई 50 men and women. Later he reduced the number of the monologues which he dedicated to her. तो यहाँ पे एक important question भी है कि men और women किसको dedicated है, तो उनकी wife को dedicated है. Now regarded as Browning's best work, the book received little notice at that time, but later become famous. ब्राउनिंग जो एलिजाबेथ ब्राउनिंग जो है शी डाइड इन 1861, और रॉबर्ट और पेन ब्राउनिंग जो है दे केम टू लंदन. उसके बाद इन्होंने अपने ड्रामेटिक पर्सोने नेक्स्ट कलेक्शन पब्लिश करवाया विच इज़ ऑल्सो फेमस, और अपना एपिक पोइट्री पब्लिश करवाई द रिंग एंड द बुक. ये रिंग एंड द बुक जो है ये बेस्ड है 17th सेंचुरी इटालियन मर्डर ट्रायल के ऊपर, एंड दिस बुक रिसीव द वाइड critical acclaim, and finally he received the renown and respect of a poet that he deserved. Browning, while he was still alive, जब वो अभी जिंदा ही थे, तो Browning Society was founded while he was still alive in 1881, and he was awarded honorary degree by Oxford University in 1882. University of Edinburgh ने भी उनको 1884 में, एडिनब्रू ने भी उनको 1884 में ऑनररी डिग्री दी. और ब्राउनिंग का जब लास्ट फाइनल वॉल्यूम का वर्स का वर्जन आया, एसलैंडो फैंसीज एंड फैक्ट्स, in 1889, so same day when the final volume of verse appeared, the same day he died. So this is the background about Browning. So now let's start the questions, objective questions. Question number 1 is, Robert Browning belonged to the group of which group? Victorian poet. He is second important Victorian poet after Tennyson, and the third is Matthew Arnold. Question number 2 is, Robert Browning was one of the, he was optimist, pessimist, agnostic or atheistic. So he was optimistic poet. Robert Browning's wife was also a renowned poet. What was her name? Elizabeth Barrett Browning. The most important poetic work of Mrs. Browning, means Elizabeth Barrett Browning, is Sonnet from Portuguese. Sonnet from Portuguese जो है, this work was published in 1850. ये 1850 में publish हुआ था, और ये sonnet, you can see it from the title sonnet, तो इसमें 44 love sonnet है dedicated to Robert Browning.
और इसमें पुर्तगीज टाइटल इसलिए है क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग एलिजाबेथ ब्राउनिंग को लविंगली बुलाते थे माई लिटिल पुर्तगीज, तो वो उसको बुलाते थे माई लिटिल पोर्तुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच पोएम ऑफ ब्राउनिंग बिगिंस विद द लाइन, कौन सी पोएम स्टार्ट होती है इस लाइन से, ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विथ मी द बेस्ट इज येट टू बी, और लास्ट है द लास्ट ऑफ लाइफ फॉर विच द फर्स्ट वॉज मेड। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है कहाँ से आती है, तो ये लाइन है इनकी पोएम से जिसका नाम है रबाई बिन अजरो। रबाई बिन अजरो जो है ये बेस्ड है फेमस रबाई अब्राहम इब्न अजरा के ऊपर, जो ये सेम नाम का कैरेक्टर रबाई बिन अजरो। सो रबाई अब्राहम इब्न अजरो, his period was between 1092 to 1167. This Rabbi was one of the great Jewish poet and a scholar of 12th century. He was a Jewish poet and scholar of 12th century, and he wrote the work on grammar, astronomy, astrolabe and another topics. So two things that you need to remember. The thing that you need to remember here is the question that is usually asked is कि रबाई बिन अजरो जो है वो कौन है, तो वो ज्यूइश पोएट और स्कॉलर है, कब के हैं, 12th सेंचुरी के हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज दिस पोएम पब्लिश्ड, सो इट वाज पब्लिश्ड इन ड्रामेटिस पर्सोना, इट वाज पब्लिश्ड इन ड्रामेटिस पर्सोना, PERSONAE पर्सोना in 1864. Now let's come to next question, question number 6. Question number 6 is, I was ever a fighter. I was always a fighter. So one fight more, the best and the last. ये किस पोएम से है, तो ये पोएम से है प्रोस्पाइस। ये पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग ने तब लिखी जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, 1861 में शी डाइड, और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने ये पोएम जो है वो लिखी, और ये पोएम जो है 1864 में पब्लिश हुई थी। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूजुअली ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोस्पाइस। तो प्रोस्पाइस का मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड। सो व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू डेथ ब्रेवली, क्योंकि हिज वाइफ इज डाइड एंड ही बिलीव्स दैट ही हैज़ टू फॉलो हर। नेक्स्ट 7th नंबर इज, गॉड इज इन द हेवन, ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड। गॉड जो है हेवन में है और सब कुछ सही है वर्ल्ड में। ये लाइन बहुत फेमस लाइन है, कहाँ ऑकर होती है, इट ऑकर्स इन पीपा पासेस। पीपा पासेस इज अ वर्स ड्रामा, It was published in 1841 in the first volume of Bells and Pomegranate series. Bells and Pomegranates. Pomegranates series के वॉल्यूम नंबर 1 में थी ये पोएम, ये वर्स ड्रामा। और अनदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम हियर इज कि ये वर्क किसको डेडिकेटेड है, तो ये डेडिकेटेड है सर थॉमस नून टेलफोर्ड को। सर थॉमस नून टेलफोर्ड, थॉमस नून टेलफोर्ड को है। ही वॉज द ऑथर ऑफ द वर्क आयन, ये आयन नाम के वर्क के ऑथर हैं। तो दीज आर 3-4 क्वेश्चन दैट यू नीड टू रिमेंबर। पहला, पीपा पासेस is a verse drama published in 1841. It first appeared in Bells and Pomegranate series volume 1. The work is dedicated to Sir Thomas Noon, जो आयन के राइटर है। और the most famous line is, the God is in heaven, all is right with the world. Now let's come to question number 8. Browning wrote a poem entitled The Lost Leader
तो हु इज़ द लॉस्ट लीडर? हियर लॉस्ट लीडर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पे जो लॉस्ट लीडर है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है। ये वर्क जो है लॉस्ट लीडर, ये पोएम जो है पब्लिश हुई थी इन 1845। दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 1845 इन ड्रामेटिक पर्सोने, ड्रामेटिक रोमांसेस, सॉरी माय मिस्टेक, ड्रामेटिक रोमांसेस में ये वर्क पब्लिश हुआ था। ड्रामेटिक रोमांसेस में दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स में दिस वर्क गॉट पब्लिश्ड। और इस वर्क की एक फेमस लाइन भी है, इसमें वर्ड्सवर्थ को वो एक्यूज़ करते हैं कि उन्होंने लिबरल कॉजेस को जो है और अपने हाई आइडियलिज्म को छोड़ दिया पोएट लॉरेट बनने के लिए। तो इसकी बहुत फेमस लाइन है कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक टू हिज कोट। लेट मी राइट इट फॉर यू। जस्ट फॉर अ handful of silver who is he? Wordsworth left us. This line is usually asked, that is why I'm writing it for you, कि इसमें ये दो लाइन देके पूछ सकता है कि इसमें ही कौन है, तो he is Wordsworth. Just for a handful of silver he left us, just for a ribbon to stick to his coat. So these are two important lines from this poem Lost Leader, published in 1845. Dramatic persona, in dramatic persona and lyrics, and here the lost leader is Wordsworth. Now let's come to question number 9. Browning wrote a poem in the memory of his wife who had died some time back. तो वो कौन सी poem है? Prospice. इसका टाइटल का मतलब होता है to look forward. We have already discussed it. Now let's come to question number 10. What is the meaning of prospice? This keep this question in mind because this is usually asked. What is the meaning of prospice? Looking forward to. Which of the following monologues is written by Browning? Andrea del Sarto is written by Browning. Maud, Locksley Hall and Ulysses, all these three are by Tennyson. ये जो तीनों है ये Tennyson का वर्क है। एंड्रिया डेल साटो जो है ये वर्क इट गॉट पब्लिश्ड इन 1855. 1855 you must remember this collection. 1855 collection is Men and Women. ब्राउनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है इसी में आती है। ये एंड्रिया डेल साटो जो है वो बेस्ड है एक इटालियन पेंटर के 15 और 16 सेंचुरी के बीच में। एंड्रिया डी एग्नोलो नाम के एक इटालियन पेंटर थे, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो एंड्रिया डेल साटो जो है ये बेस्ड है कैरेक्टर के ऊपर, एंड्रिया डी एग्नोलो के कैरेक्टर के ऊपर। और ये 15 to 16 सेंचुरी के बीच में थे, 1486 to 1530 के बीच में थे ये। एंड ही वॉज एन इटालियन पेंटर, और दिस पोएम हैज़ बिन रिटन इन ब्लैंक वर्स। टू ऐड टू द इंफॉर्मेशन, ब्लैंक वर्स में ये पोएम लिखी गई है। और इस पोएम का जो बायोग्राफिकल मटेरियल मिला है वो मिला है जॉर्जियो वसारी से। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू कीप इट इन माइंड कि इसका बायोग्राफिकल मटेरियल कहाँ से इनको मिला। तो ये मिला है डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉर्जियो वसारी, इनके डिस्क्रिप्शन से बायोग्राफिकल मटेरियल मिला है। सो दिस इज अबाउट एंड्रिया डेल साटो। एंड्रिया डेल साटो जो है इटालियन पेंटर एंड्रिया डी एग्नोलो के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। ये पोएम ब्लैक वर्स में लिखी है। दिस वाज पब्लिश्ड इन मैन एंड वुमेन, पब्लिश्ड इन 1855, एंड द बायोग्राफिकल मटेरियल हैज बीन टेकन फ्रॉम जॉर्जियो वसारी। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Through worlds I shall traverse. I will go through the words, not a few.
मच इज टू लर्न, अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है. मच टू फॉरगेट, बहुत भूलने के लिए भी है. बिफोर द ईयर मीन्स बिफोर द टाइम. बी कम फॉर टेकिंग यू. सो ये मोनोलॉग जो है, फ्रॉम विच मोनोलॉग आर दीज लाइन्स quoted? So these monologue, this line has been quoted from Evelyn Hope. Evelyn Hope was also published in 1855. You must remember 1855 में कौन सा collection आया था? Men and Women. collection का नाम था Men and Women. इसमें speaker जो है वो एक older man है who is 48 years old, क्योंकि Evelyn Hope is a 16-year-old girl who has died. 16 years old girl who died. और speaker जो है is thrice her age. He is an older man and thrice her age. So thrice her age means 48 years must be. Thrice her age is there. So this is Evelyn Hope. Now let's come to question number 13. O thou soul of my soul, I shall clasp thee again, and with God be the rest. So who is your soul of soul? Soul of soul is Elizabeth Barrett Browning. यहाँ पर soul of soul कौन है? Elizabeth Barrett Browning. कि मैं तुम्हें फिर से clasp करूँगा and with God be the rest. तो ये किसके लिए ये लाइन इन्होंने लिखी है? एलिजाबेथ ब्राउनिंग के लिए. हिज वाइफ, किसके लिए है ये लाइन? सोल ऑफ सोल कौन है? हिज वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हु हैड डाइड. और ये लाइन किस पोएम से है? तो ये लाइन है प्रोस्पाइस पोएम से. प्रोस्पाइस पोएम से. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14. 14 number question is, fail I alone in work and deed? Am I the only one who fail? Fail I alone in words and deed? Why? All men strive and who succeeds? So this line is from the Last Ride Together. This poem was also published in 1855 in Men and Women collection. Next question number 15 is, who knows but the world's may end tonight? कौन जानता है दुनिया आज ही खत्म हो जाए? तो ये लाइन जो है द लास्ट राइड टुगेदर से है. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16. हु वाज एंड्रिया डेल डी एग्नोलो ऑन हुम ब्राउनिंग हैज़ रिटन हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग? जिस पे उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है, तो वो कैरेक्टर कौन थे? तो वो कैरेक्टर थे अ रिनाउंड पेंटर. Who was Fra Lippo Lippi on whom Browning has written a monologue? उन्होंने ये पोएम लिखी है फ्रा लिपो लिपि. सो फ्रा लिपो लिपि के जो कैरेक्टर है वो एक रियल लाइफ पेंटर थे, वो एक रिनाउंड, वो भी एक पेंटर थे. और फ्रा लिपो लिपि उनका नाम था फिलिपो लिपि. फिलिपो FILI सॉरी FILIPPO Filippo Lippi. He was a real life painter of 15th century. He was also a real life painter of 15th century. Then this poem asks the question whether art should be true to life or an idealized image of life. Next question is question number 18. From which source did Browning get the idea for the title for his monologue Caliban upon Sisyphus? So Caliban का कैरेक्टर जो है वो शेक्सपियर के वर्क टेम्पेस्ट में आता है. So answer is C, Shakespeare's The Tempest. Now next is, who was Rabbi Ben Azro? So he was a Jewish. We have already read that he was a real Jewish scholar. Next question is, what does the lover do to his beloved in Porphyria's Lover? One of his dramatic monologue, उसमें Porphyria lover में वो उसके साथ क्या करता है? तो he strangulates her to death. In Porphyria's Lover, why does the narrator commit his crime? वो अपने beloved को क्यों मार देता है? ताकि वो उसको अपने पास हमेशा रख सके. To preserve Porphyria's
love. He was scared that it was a stormy night and she had come to him out of passion and he was scared कि वो वापस चली जाएगी, इसीलिए वो कोशिश करता है कि उसको मार के अपने पास रख ले. 22 number question, 22nd number question is, what is the rhyme scheme of Porphyria's lover? So it is iambic tetrameter. Iambic tetrameter. Who is the speaker of My Last Duchess? So the speaker of My Last Duchess is Duke of Ferrara. Next question is, what is the primary effect of the dramatic monologue form? Dramatic monologue जब एक poetry form होता है तो उसका main effect क्या होता है? तो इस dramatic irony. So what is dramatic irony? When you expect something but happens something else. So we call it dramatic irony. Dramatic irony is when readers know more than the character. Next question is question number 25. What action precedes the opening of My Last Duchess? It is unveiling of the curtain. Next question is, who directs Roland towards Dark Tower in the poem Child Roland to the Dark Tower came? इस वर्क में डार्क टावर की तरफ रोलैंड को कौन डायरेक्ट करता है? सो इट इज एन ओल्ड क्रिपल. Old cripple. Whose memory tortures Roland? So he is tortured by the memory of Giles. Next is, what omen spurs Roland quest when he is near despair? And the answer is the great black bird. Who does Roland see from the dark tower? वो dark tower से किसको देखता है? Dead knights को देखता है. Last question is, whom does Browning marry? So Browning marry Elizabeth Barrett, who become Elizabeth Barrett Browning. These are the 30 objective questions on Robert Browning. Keep reading, keep revising. Thank you.